नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ ही गया है। हम लोग पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। स्पेशली इंडिया में अगर हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन-कौन सी वैकेंसी मिल सकती हैं और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किए होंगे या थर्ड ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे और उनका थॉट है कि मुझे बैंक का पीओ बनना है, मुझे इंश्योरेंस का अधिकारी बनना है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारे देश में बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या हैं और इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और कौन से एग्जाम के थ्रू आप अधिकारी या असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बेसिक फंडामेंटल पे जाऊं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा डिफरेंट जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती है, सैलरीज क्या है, बेनिफिट्स क्या है और जॉब में आपकी ग्रोथ कैसे होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई बैंकिंग सेक्टर क्यों बेहतर है, इंश्योरेंस सेक्टर आज के टाइम पे क्यों बेहतर है, मैक्सिमम बच्चे क्यों बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई ऐसे मिथ हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम के कई ऐसे मिथ हैं जो शायद आपने भी कभी सुने होंगे, आपके दिमाग में भरा होगा। आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूं ताकि आपको आगे चल के ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप हर एक एग्जाम की अलग अलग तैयारी करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है तो एसबीआई पीओ क्या मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, या एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है तो क्या पीओ और क्लर्क दोनों अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे क्या। और हम ये देखेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं तो देखिए, बेसिकली अगर मैं यहां पे जॉब्स की बात करूं तो जैसे पीओ का एग्जाम हो गया, क्लरिकल का एग्जाम हो गया, एसओ का एग्जाम भी होता है बैंकिंग में, ध्यान रखिएगा। अगर आपने लेट सपोज एमबीए एचआर से किया है, मार्केटिंग से किया है, फाइनेंस से किया है या आईटी के आप प्रोफेशनल हैं, तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे भी बैंकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बैंक में नो डाउट बैंकिंग का वर्क तो होता ही है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, लगभग काम ऑनलाइन होते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे आप एसओ के तौर पे भी बैंकिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंश्योरेंस के जो एग्जाम होते हैं वो आपको पता ही है, एलआईसी डबल ए हो गया, है ना, आपका एनआईएसीएल एओ हो गया, एलआईसी असिस्टेंट हो गया, ये सारे एग्जाम आपके इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो उसमें आपको बेसिकली जो है वो काम क्या होता है, पब्लिक डीलिंग। जैसे अगर आप बैंक में पीओ हैं या क्लरिकल हैं या आप इंश्योरेंस के ही अधिकारी हैं, अब आप किसी बैंक में जाते हैं तो जो बैंक में आपसे जो डील कर रहे होते हैं वो बेसिकली पीओ या क्लरिकल लेवल के लोग होते हैं। ऐसे ही जब आप एलआईसी के ऑफिस जाएंगे और एलआईसी के ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको जो लीड कर रहे होते हैं वो या तो एलआईसी में डबल एओ होंगे, या तो एडीओ होंगे, या फिर असिस्टेंट होंगे। ये तीन तरह की पोस्ट बेसिकली इंश्योरेंस में होती है। तो बेसिकली आपका जो वर्क होता है वो पब्लिक डीलिंग होता है और ब्रांच के ऑपरेशंस का आपको काम यहां देखना पड़ता है। जॉब पोस्ट की मैं बात करूं, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट ट्रेनिंग को हम दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या तो प्रोवेजनरी ऑफिसर होता है, देखो पीओ का मतलब होता है प्रोवेजनरी ऑफिसर। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका प्रोविजन खत्म होता है और आपको जो पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट मैनेजर की, एएम की पोस्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाती है। मतलब बेसिकली जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ समय तक आपको पीओ यानी प्रोवेजनरी ऑफिसर के तौर पे आपको अपॉइंट किया जाता है, ताकि आपका प्रोविजन टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए। वैसे तो 99.99 केस में आपको प्रमोट कर ही दिया जाता है। 0.1% केस अब आप कोई काम बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोविजन है वो एक्सटेंड नहीं होगा। बट अगर आप काम कर रहे हैं, जुझारू इंसान है, तो वो तो आपका एएम प्रॉपर बना ही दिया जाता है। तो एक आपका मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, एसोसिएट या असिस्टेंट हो गया, जो मैंने कहा एसबीआई क्लर्क जैसे बैंक में क्लरिकल की जो पोस्ट होती है उसी को हम इंश्योरेंस में असिस्टेंट बोल देते हैं। तो दोनों का वर्क लगभग सेम होता है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एसओ मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि अगर आपने एमबीए एचआर में किया है, मार्केटिंग में किया है, या फिर आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आप बैंक को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो एसबीआई की या आईबीपीएस की एसओ की भी वैकेंसी आती है। उसमें भी अलग अलग, चाहे आपका आईटी है, एचआर है, इवन एग्रीकल्चर में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप उसके थ्रू भी यहां पे अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जो एग्जाम का पेपर टाइप होता है एप्टीट्यूड होता है, मतलब बेसिकली आपका जो 10 12th का लेवल था मैथ्स का, रीजनिंग का,
करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है और एक नया सब्जेक्ट आपके लिए ऐड हो जाता है जो एक्चुअल में नया नहीं है, बहुत आसान है, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग। तो 4 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, ठीक है। मेंस में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपके 4 से 5 अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट हैं जिनका आपको एग्जाम देना होता है अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। रेस्ट अगर मैं जाऊं, डिस्क्रिप्टिव, देखो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग होता है, राइट। आपको मेंस का, बेसिकली बैंक में 2 तरह के आपके एग्जाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। अगर आप पीओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, लेट्स सपोज एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, तो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में आप मेंस का एग्जाम पहले देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे लेटर राइटिंग भी आपसे करवाई जाएगी, ऐसे राइटिंग भी करवाई जाएगी, तो वो आपका एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट हो जाएगा, उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप पीओ लेवल पे यानी एएम लेवल पे अगर आप जाते हैं बैंक में, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में नियर अप्रॉक्स 8 लाख के पैकेज पे होती है। 8 लाख मैं पर एनम की बात कर रहा हूं। क्लरिकल लेवल पे 4 से 5 लाख का पर एनम आपका होता है। और अगर आप एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको नियर 10 लाख का पैकेज यहां पे असाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अब अलग अलग आप यहां पे वैकेंसीज देख लीजिए। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई 3 तरह के एग्जाम इस देश में करवाता है। कौन कौन से? एक एसबीआई पीओ हो गया, प्रोवेजनरी ऑफिसर, जिसको हमने क्या बोला, असिस्टेंट मैनेजर। सेकंड आपका एसबीआई एसओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये कौन लोग होते हैं? जो एमबीए किए होते हैं, जिनके पास स्पेशलाइजेशन डिग्री है कि आईटी से उन्होंने किया है, बीटेक होल्डर हैं और वो चाहते हैं कि हम आईटी के थ्रू ही बैंक में जॉब करें, तो वो एसओ के थ्रू अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और एक हो गया क्लरिकल लेवल, ठीक है, पीओ और क्लरिकल। पीओ जो है वो अपर होते हैं, क्लरिकल उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक एसबीआई हो गया। दूसरा हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आपने शायद आईबीपीएस का नाम सुना होगा, ये वही आईबीपीएस है। इस आईबीपीएस के थ्रू होता क्या है? देखिए, आईबीपीएस के थ्रू जो एडिशनल बैंक होते हैं, राइट, ठीक है, एसबीआई के अलावा जो भी एडिशनल बैंक आपने सुना है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सारे बैंक जो है इनका जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये आईबीपीएस के थ्रू होता है। आईबीपीएस के थ्रू ये जितने बैंक हैं आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। जब आपका एग्जाम क्लियर होता, क्या कहते हैं, क्लियर हो जाता है, तो एज पर प्रेफरेंस आपको बैंक अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहूं कि आपने पंजाब नेशनल बैंक पहले भरा और सेकंड में आपने बैंक ऑफ बड़ौदा भर दिया, लेट सपोज। तो अगर मान लीजिए प्रायोरिटी तो आपकी पंजाब नेशनल बैंक की होगी, लेट सपोज अगर उसमें वैकेंसीज फुलफिल हो जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, पर फिर भी एक सर्टेन केस में अगर उसमें वैकेंसी फुलफिल हो जाती है तो आपको सेकंड प्रायोरिटी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आप कौन सा प्रायोरिटी किस नंबर पे दे रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक अलॉट होते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है वो आपको वैकेंसीज यहां दिख रही होंगी। एक आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होता है, प्रोवेजनरी ऑफिसर, जिसको हमने असिस्टेंट मैनेजर बोल दिया। एक एसओ का एग्जाम होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आप जानते हैं। एक आपका क्लरिकल लेवल एग्जाम हो गया, ये भी हमने डिटेल कर दिया। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल लेवल एग्जाम होता है। आरआरबी पीओ क्या होता है? जो बैंक आपके गांव में होते हैं, आपने देखा होगा जैसे मध्य प्रदेश में है, हमारे यहाँ रीवा सीधी ग्रामीण बैंक चलता है, राइट, ठीक है। ऐसी एक इंदौर मालवा ग्रामीण बैंक चलता है। तो ये जो इंदौर मालवा ग्रामीण बैंक है ये एक्चुअली बैंक के ही एसोसिएशन का पार्ट है। ये आरआरबी के थ्रू इसमें जो है वो आप सिलेक्शन लेते हैं। तो आरआरबी में एक फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स लेवल पे आपको केवल मैथ और इंग्लिश मिलती है, मतलब सॉरी, मैथ और रीजनिंग मिलती है, इंग्लिश आपको नहीं मिलती है। इंग्लिश का इसमें फायदा होता है कि अगर आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, ये भी पीओ लेवल ही है, यहां भी आप असिस्टेंट मैनेजर ही बनेंगे, यहां भी आप क्लरिकल लेवल ही आएंगे। ये आपका स्केल 2, यानी जब आप पीओ बनते हैं तो उसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है, तो ये सेकंड प्रमोशन, ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी बैंक में है, जो ऑलरेडी स्केल 1 पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और उनको अपनी ग्रोथ देखनी है, तो वो स्केल 2 स्केल 3 का एग्जाम देके अपना प्रमोशन लेते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। ये आपकी अलग अलग वैकेंसी जो है वो आईबीपीएस के अंदर आ गई, ठीक है। आरबीआई का एग्जाम 2 तरह से होता है। आरबीआई हमने सुना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक आरबीआई ग्रेड बी होता है जो कि ऑफिसर लेवल पे हो जाता है, और एक आरबीआई असिस्टेंट लेवल का जो है वो एग्जाम होता है। इन दोनों का सिलेबस लगभग जैसे आपने इसमें देखा, ग्रेड बी लेवल पे थोड़ा सा करंट अफेयर की चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो जीए का पार्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है, राइट, ठीक है, और देश की जो इकोनॉमिकल न्यूज है वो उसमें ज्यादा कंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन असिस्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूं तो उसका पैटर्न वैसा ही है जैसे आपने ये सारे एग्जाम्स को यहां पे देखे हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आइए। इसके अलावा अगर मैं एलआईसी यानी इंश्योरेंस लेवल की वैकेंसीज की बात करूं, तो जैसे एक वैकेंसी आती है एलआईसी एचएफएल की, यानी हाउसिंग फाइनेंस
लिमिटेड, इसमें आपकी 3 तरह की जो है वो वैकेंसीज होती हैं, असिस्टेंट लेवल, एसोसिएट एग्जाम और असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया LIC डबल AO, इसमें आपका हो गया क्या कहते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ADO आपका डेवलपमेंट ऑफिसर और LIC असिस्टेंट। ये आपकी टोटल वैकेंसी LIC देता है। LIC में एक बेस्ट पार्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस आपका सेम वैसे ही जैसे बैंक के जैसे होता है वैसे ही आपका LIC में भी होता है। बेस्ट पार्ट आपका ये है कि इसमें पब्लिक डीलिंग आपको ज्यादा नहीं करनी होती है एज कंपेयर टू बैंक, राइट। बैंक में थोड़ा ज्यादा पब्लिक डीलिंग होती है, इसमें उतनी नहीं होती है। और ये थोड़ा सा लोग कंफर्ट इसको जॉब मानते हैं क्योंकि ये वर्क लाइफ बैलेंस आपको प्रॉपर देता है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप LIC की तैयारी या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका एक हो गया NIACL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी AO की वैकेंसी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, और दूसरी आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। ये भी आपका एक इंश्योरेंस क्या कहते हैं कंपनी है। इसमें भी आपका AO सेम एज LIC डबल AO और असिस्टेंट जैसे आपका LIC असिस्टेंट हो गया। मतलब इन दोनों को हम तुलना सिंपल कर सकते हैं। तो बैंक में जो PO होता है, सिंपल जो PO होता है वो आपका इंश्योरेंस में AO कहलाता है, और बैंक में जो क्लर्क होता है वो इंश्योरेंस में आपका असिस्टेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका हो गया NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें आपकी AO की वैकेंसी आती है, और एक और आपका हो गया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें आपकी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की वैकेंसीज आती हैं। तो ये आपका जो है इंश्योरेंस एग्जाम का ओवरव्यू हो गया। बैंक का मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इसके अलावा कुछ और पॉपुलर क्या कहते हैं इंश्योरेंस एग्जाम है, जैसे एक आपका ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये आपने ESI वर्ड तो सुना ही होगा, राइट। ठीक है, बहुत सारे लोग ESIC को यूज करते हैं। इसमें 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक अपर डिवीजन क्लर्क होती है और एक आपकी SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी होती है। ये दोनों ही काफी रेप्यूटेड वैकेंसीज मानी जाती हैं। सिलेबस अगेन बिल्कुल सेम होता है जैसे आपका बैंक का होता है। नेक्स्ट आपका OICL, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें आपकी AO की वैकेंसी आती है और इसमें आपकी असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस UIIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसमें भी आपकी AO की वैकेंसी होती है और असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी यहां पे मिलती है। लास्ट में अगर हम आएंगे तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें आप वैकेंसीज देख लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आती है, मैनेजर में ग्रेड V की वैकेंसी आती है, आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C की वैकेंसी आती है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड D की वैकेंसी आती है, और जनरल मैनेजर ग्रेड E की वैकेंसी आती है। इन सब का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबका सिलेबस बैंक के जैसा ही होता है, मतलब कोई खास अंतर नहीं होता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलता है अगर आप बैंक की प्रिपरेशन भी करेंगे तो, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। तो आप इन एग्जाम्स को भी प्रॉपर यहां पे क्रैक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके अदर एग्जाम जिसमें ECGC PO की भी वैकेंसी आती है। ECGC PO भी बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत रेप्यूटेड जॉब होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सैलरीज, बेनिफिट और क्या कहते हैं ग्रोथ आपका किस तरह से होता है। SBI PO में सबसे पहले आप सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखिए SBI PO लेट सपोज मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में मैंने फॉर्म भरा और मुझे मध्य प्रदेश में, मतलब मैंने फॉर्म भरा, मुझे मध्य प्रदेश अलॉट हो गया। और मध्य प्रदेश में क्या अलॉट हुआ, लेट सपोज मैं कहूं तो सतना कटनी अलॉट हो गया, राइट। ठीक है, तो एज पर जगह एक तो आपका बेसिक ठीक है कि ये इतनी सैलरी आपकी 52,850 रुपए आपकी लगभग सैलरी बनती है, लेकिन ये वेरी करती है सिटी बाय सिटी। अगर लेट सपोज मैं कहूं कि मेरी पोस्टिंग बैंगलोर में हुई है, तो बैंगलोर में इन्फ्लेशन रेट अलग चल रहे हैं, मुंबई में इन्फ्लेशन क्या कहते हैं इन्फ्लेशन रेट अलग चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी है वो केवल 52 नहीं होगी, एज पर CCA मेरी सैलरी 70, 72, 75 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका शहर कौन सा है। आपका बेसिक पे 41,000 रुपए, DA आपको 12,000 मिल रहा है, HRA आपको 2,937 रुपए मिल रहा है, लोकेशन अलाउंस 700 रुपए, लर्निंग अलाउंस 600 रुपए, स्पेशल अलाउंस 6,881 रुपए। ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है 65,000 रुपए SBI में।
इसमें आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड आपका कट जाएगा, इनकम टैक्स आपका कट गया, प्रोफेशनल टैक्स आपका कट गया, पेंशन फंड आपका कट गया, टोटल डिडक्शन आपका 12,000 रुपए हुआ, और आपको जो नेट सैलरी आपके जो अकाउंट में गिरती है दैट इज 52,850 रुपए। ये भी आपका अगेन सीसीए के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। सीसीए मतलब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, यानी अगर आप बैंगलोर में पोस्टेड है, मुंबई में पोस्टेड है, तो उसके इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा भी चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये एसबीआई पीओ का हो गया। एसबीआई पीओ देखिए क्लियर लिखा है, एसबीआई पीओ इज सब्जेक्ट टू क्या कहते हैं प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 years। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न मोर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू देयर प्रोफाइल। यानी जब आप प्रोविजन के तौर पे, मैंने आपसे क्या कहा, आपकी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोविजन के तौर पे रखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, 99.99% तो ग्रोथ पा ही लेते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चले ही जाते हैं। अब आप बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे, आप काम ही नहीं करेंगे, तो यार तब तो फिर तो कि यार आपने इतनी मेहनत करी और बैंक में जाके आप आलसी हो गए, तो ये चीज आप जनरली नहीं करेंगे, है ना। तो आप भी इस चीज को क्रैक कर लेंगे, 2 साल बाद आपकी भी जो पोस्ट होगी वो आपकी एएम की पोस्ट हो जाएगी। अगली लाइन पढ़िए। कॉमन टास्क ऑफ अ प्रोविजनरी ऑफिसर मे इंक्लूड गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ क्या कहते हैं वेरियस बैंकिंग एस्पेक्ट्स, कस्टमर सर्विस विच में रेंज फ्रॉम पासबुक प्रिंटिंग टू अकाउंट ओपनिंग एंड मच मोर, सुपरविजन ऑफ क्लरिकल क्या कहते हैं वर्क, लोन प्रोसेसिंग। यानी अगर मैं एक प्रोविजनरी ऑफिसर का काम बताऊं तो सबसे पहले उसको, जैसे प्रोविजन के तौर पे है तो बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, जैसे लोन कैसे देना होता है, एफडी कैसे बन रही है, राइट। क्लरिकल लेवल के जो वर्क कर रहे हैं उनको आप सुपरवाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, यानी आप आने वाले टाइम के असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो आपको ये चीजें अभी से सीखनी पड़ेंगी। तो आप ये सारी प्रोसेस देख रहे हैं। आप कस्टमर सर्विस कितना बेहतर कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक बैंक में अगर मैं एज अ कस्टमर जाता हूं, और मैं एक बैंक में जाता हूं और किसी ने मुझसे रूड बिहेवियर किया, तो मैं बाहर आके ये नाम थोड़ी लेता हूं कि अरे वो जो मिथिलेश कुमार थे ना, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैं हमेशा बैंक का नाम लेता हूं कि यार वो एसबीआई के बैंक में मैं गया था, वहां मेरे साथ ऐसा हुआ, यार वो बैंक बड़ा खराब है। तो हर कोई ये देखता है, एज अ बैंक एसबीआई भी ये देखता है कि कस्टमर सर्विस या कस्टमर हैंडलिंग की प्रक्रिया आपकी किस तरह से है, क्योंकि उसमें रेपुटेशन होती है, राइट। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको प्रोविजन टाइम पे सीखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यहीं से आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पे आइए। ट्रेनिंग टू द एसबीआई पीओ इज प्रोवाइडेड एज इन वेरियस फील्ड लाइक रिटेल बैंकिंग, एडवांस रूरल बैंकिंग, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर प्रोविजन पीरियड। देखिए जब आप एक बैंक में होते हैं तो कई तरह की चीजें, क्योंकि गांव के ग्रामीण भी आते हैं, वो भी आपसे अपनी समस्याएं बताते हैं, उन्हें भी लोन अलग लेवल पे चाहिए होता है। मार्केटिंग, आपको बैंक में मार्केटिंग के टास्क देखने होते हैं ताकि आपका बैंक का जो वर्क है वो ग्रो कर सके, आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो सके। लोन प्रोसेसिंग की प्रोसेस और कितनी लेवल पे आसान कर सके ताकि लोगों को इजीली लोन मिल जाए। ये सारी चीजें आपको प्रोविजन के टाइम पे सीखनी होगी, ताकि जब आपका प्रोविजन खत्म हो तो आप बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट मैनेजर बने और एसबीआई की ग्रोथ में बराबर की भागीदारी रखें। ये चीजें आपको प्रोविजन के टाइम पे सिखाई जाती हैं एसबीआई पीओ में। ग्रोथ आप देख लीजिए। अब देखिए आपने शुरुआत किया प्रोवेजनरी ऑफिसर से, मतलब आप बैंक में गए, प्रोवेजनरी ऑफिसर मतलब असिस्टेंट मैनेजर आप बन के गए। जैसे ही आपका 2 साल का प्रोविजन हुआ आप एएम बन गए। अगली पोस्ट आपकी होगी डेप्यूटी मैनेजर की, फिर ऊपर आप जाएंगे मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, फिर आपका डीजीएम, फिर सीजीएम, और लास्ट में आप जनरल मैनेजर जाएंगे। ये नो डाउट अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो उसमें टाइम लगता है, टाइम एटलीस्ट अगर मैं कहूं तो 15 से 20 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, आप वर्क कैसा कर रहे हैं, आप बैंक के लिए कितने लॉयल हैं, बैंक की ग्रोथ में कितनी सहभागिता निभाते हैं, और एक बैंक आपके प्रति कितना उदार है कि भाई आप जिस लेवल पे वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन दिखा रहे हो, उसका कितना बेहतर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और वो हमेशा मिलता है। अगर आप बेहतर काम करेंगे तो जो टाइम ड्यूरेशन ये मैक्सिमम मैंने बता दिया, ये कम भी हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एसबीआई क्लर्क की बात कर लेते हैं। अब एसबीआई क्लर्क का सबसे पहले आप बेसिक यहाँ पे पे देखिए। बेसिक पे आपका 19,900 रुपए है, राइट। ठीक है, वैसे तो 17,900 होता है टू एडवांस इंक्रीमेंट गिवन टू ग्रेजुएट्स। ठीक है, दो क्या कहते हैं एडवांस आपको इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद आपका जो बेस होता है वो 20,900 हो जाता है। सेकंड इंक्रीमेंट के बाद 24,500, थर्ड इंक्रीमेंट के बाद 30,000, चौथी इंक्रीमेंट के बाद 42,000,
पांचवें इंक्रीमेंट क्या कहते हैं इंक्रीमेंट के बाद 45,000 और फाइनल इंक्रीमेंट के बाद आपका जो बेस होता है वो 47,000 होता है। ये तो मैंने आपकी लॉन्ग जर्नी बता दी है। अगर आप इनिशियल लेवल पे जो है वो बैंक ज्वाइन करते हैं एज अ क्लरिकल, तो आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी नहीं, मैं नेट सैलरी कहूंगा, तो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में गिरती है वो लगभग 30,000 के करीब गिरती है। तो 30,000 की सैलरी आपकी एसबीआई क्लर्क में आपको मिलती है इनिशियल लेवल पे, ठीक है। और वो भी आपका डिपेंड करता है, मैंने फिर कहा कि कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे आपका अलाउंस हो गया, तो आप किस शहर में पोस्टेड हैं वहां के हिसाब से आपका अलाउंस थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखिए, जो क्लैरिकल का वर्क होता है, क्लैरिकल का वर्क मेनली पीओ के अंडर होता है। देख सकते हैं आपकी वर्किंग यहाँ क्या होगी, चेक को देखना, ड्राफ्ट को देखना, पे ऑर्डर्स, राइट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कैश रिसिप्ट को आप देख रहे हैं, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस विड्रॉल फॉर्म, जो भी आप जाते हैं एक बैंक में जब आप जानते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए मैं कस्टमर हूं और मैं बैंक में गया, तो मुझे हो सकता है पैसा जमा करना होगा, पैसा निकालना होगा, राइट, ठीक है, किसी को ट्रांसफर करना होगा, कई तरह का प्रोसेस होता है। तो जो वो प्रोसेस मुझे करवा रहे होते हैं वो बेसिकली एसबीआई क्लर्क के अधिकारी करवा रहे होते हैं, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका यहाँ पे चेक वगैरह है ना, जो भी बाउचर्स हैं उन सबको मेंटेन करना। अपार्ट फ्रॉम दिस कई तरह के वर्क होते हैं, जैसे मेल जो भी आते हैं उस पे आपके पास जो भी ईमेल आता है बैंक से रिलेटेड, उसको भी आपको रिप्लाई करना होता है, कैश कलेक्शन आपको देखना होता है, रिसिप्ट देखना होता है आपको, है ना, फाइनेंस आपको मैनेज करना होता है। तो ये सारे वर्क एक क्लरिकल के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आप 10 मतलब मल्टीपल टास्क करेंगे, बट कोई एक डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाएगा जिसको आपको प्रॉपर मैनेज करना होता है। ये बेसिक काम एक एसबीआई क्लर्क का होता है, ध्यान रखिएगा। एज an SBI clerk can get promoted up to 3 times, समझिएगा। Once when they have completed 10 years of service, once more when they have completed 20 years of service, and once they have completed 30 years of service। मतलब 3 बार उनका एक अच्छे लेवल पे प्रमोशन होता है। एक जब आपने बैंक में 10 साल बिता लिए, एक जब आपने बैंक में 20 साल बिता लिए, और एक जब आपने बैंक में 30 साल बिता लिए। 3 तरह के प्रमोशन आपके यहाँ पे अच्छे लेवल पे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एसबीआई क्लर्क शैल बी प्रमोटेड टू सीनियर असिस्टेंट फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। यानी जब आप 10 साल की वर्किंग आपकी हो जाती है बैंक के अंदर, तो आप यहां पे क्या बनते हैं, सीनियर असिस्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट, आप जब 20 साल की वर्किंग आपकी हो जाती है तो आप बन जाते हैं स्पेशल असिस्टेंट, और जब आपकी वर्किंग 30 साल की हो जाती है तो आप हो जाते हैं सीनियर स्पेशल असिस्टेंट। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, एसबीआई क्लर्क की। तो ये 30 साल का जो 10-10 साल का जो डिफरेंस है, उसमें आपके इस तरह के प्रमोशन बैंक के अंदर, और ये अच्छी चीज है यार। मतलब आप समझिए ना कि आप अगर स्पेशल सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे हैं तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोशन हुआ है, राइट, ठीक है। मतलब आप एक सीनियर अधिकारी के रूप में आप वहां पे काम कर रहे होंगे, एसबीआई क्लर्क से ज्वाइन करके आप इस लेवल तक पहुंच गए। और इंटरनल एग्जाम भी होते हैं, एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं जहां पे आप इंटरनली एग्जाम देके आप पीओ लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब जो पीओ की पोजीशन से ग्रोथ होता है वो भी पा सकते हैं। तो वो आपका कब होगा, जब आप जो भी आपके इंटरनल लेवल के एग्जाम्स होंगे, आपको उन्हें क्वालिफाई करना होता है, आपको पढ़ना होता है वहां भी, और उससे आप वहां भी ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं आईबीपीएस पीओ। अब आईबीपीएस पीओ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करें। अगर मैं यहां पे देखूं, 36,000 बेसिक पे हो गया, स्पेशल अलाउंस 5,900 रुपए, टीयरनेस अलाउंस 8,500 रुपए, टीसीए 1,400 रुपए, वो भी आपका प्लेस पे मतलब डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एचआरए यहाँ पे 3,200 रुपए, ग्रॉस एचआरए आपका हो गया 38,000 रुपए। इसके अलावा कुछ और चीजें ऐड हो गई, देखो मेडिकल ऐड भी है, एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज़पेपर भी है, पेट्रोल भी है, टेलीफोन भी है, कैंटीन सब्सिडी भी है, पेंशन कंट्रीब्यूशन भी है। तो टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, और जो आपकी ग्रॉस सीटीसी जो बनती है वो आपकी 57,289 रुपए बनती है। तो ये आपकी लगभग बन जाती है 57,289 करीब, राइट, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत डिडक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपका आईबीपीएस पीओ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इनकी वर्किंग देख लीजिए। देखो, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की वर्किंग में कोई अंतर नहीं होता, इस चीज को समझ लो। मतलब जनरली कोई अंतर नहीं होता है। जो पीओ का काम एक एसबीआई पीओ कर रहा होता है, वही आईबीपीएस पीओ को भी करना होता है, राइट, ठीक है। और वही चीज क्या कहते हैं, आईबीपीएस का क्लर्क भी करता है जो एसबीआई क्लर्क कर रहा होता है। यहां भी आप जरा एक बार ग्रोथ देखें। आप सबसे पहले यहां पे हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में, फिर आप मिडिल मैनेजर पे आते हैं स्केल 2 में, सीनियर मैनेजर स्केल 3 में,
चीफ मैनेजर स्केल 4 में, इसके बाद आप आते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5 में, डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 6 में और जनरल मैनेजर स्केल 7 में। देन आप बनते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाइनली आप बनते हैं चेयरमैन या फिर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में। ये भी आपका समय लगाता है बट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वर्किंग कैसी है। जितना बेहतर आप काम करेंगे, जितनी ईमानदारी से आप काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ यहां पे होता जाएगा। ठीक। आईबीपीएस क्लर्क, ये बिल्कुल मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था, फिर से आप एक बार देख लीजिए कि आपकी जो नेट सैलरी बनती है एज अ क्लरिकल लेवल वो लगभग 30 से 32 हजार के अराउंड आपका एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क में होता है। वो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लगभग आपका 29-30 हजार रुपए आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिलती है। ठीक है, वही वर्किंग, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाला हूं। जो आपका एसबीआई क्लर्क की वर्किंग थी, सेम आईबीपीएस क्लर्क की भी वर्किंग होती है। दोनों की वर्किंग में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे होते हैं, एक आईबीपीएस क्या कहते हैं आईबीपीएस के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक में आपको काम करते मिल जाएंगे, इलाहाबाद बैंक में काम करते मिल जाएंगे या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका डिफरेंस होता है, बाकी वर्किंग में कहीं भी कोई अंतर नहीं होता है। राइट, ठीक है। ग्रोथ आप देख लीजिए, आप सबसे पहले क्लरिकल लेवल पे हैं, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर पे जाएंगे, फिर आप मैनेजर पे जाएंगे, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और फाइनली आप जनरल मैनेजर पे जाएंगे। ये आपका ग्रोथ चार्ट है। इट टेक्स अ टाइम, 20 से 25 साल का समय लग जाता है, बट आपकी परफॉर्मेंस अगर है तो ये समय कम भी हो सकता है ना। तो डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका ये समय अंतराल और कम भी हो सकता है आपकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो आरआरबी पीओ बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मेरे यहां चलता है रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, इंदौर में एक बैंक है इंदौर मालवा ग्रामीण बैंक, ऐसे ही आपके गांव में भी एक ऐसा बैंक होगा जो आपके गांव में ही होगा बेसिकली। तो वो जो बैंक होता है वो आरआरबी के थ्रू उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो ज्वाइन होते हैं। यहां पे अगर सैलरी देखें तो स्टार्टिंग जो पे है आपका 23,700 रुपए आफ्टर 7 ईयर। ये आपका एक इंक्रीमेंट साइकिल है। मैं इसको अगर बहुत साफ शब्दों में समझाऊं कि स्टार्टिंग में आपकी सैलरी क्या होगी, तो लगभग जो आपकी ज्वाइनिंग सैलरी होगी वो लगभग 38 से 42 हजार के बीच होती है। राइट, ठीक है। अगर आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं तो 38 से 42 हजार के बीच में आपकी सैलरी होती है। वो भी आपका थोड़ा सा प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। वर्किंग अगेन 2 साल का आपको प्रोविजन का टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपको ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं जो आपने आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में आपकी वर्किंग होती है। यहां पे थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है क्योंकि बेसिकली आपको गांव में रहना है। समझिए, अगर मैं कहूं मेरा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक कहां है तो वो मेरे गांव में है। अब मेरे गांव में क्या है, तो मेरे गांव में एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वहां पे आपको ग्रामीणों के लिए ज्यादा हेल्प करनी है, उनकी लोन प्रोसेसिंग देखनी है, उनके लिए किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, कहां पे आप उनकी खेती के लिए बैंक की सहायता दे सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको ज्यादा से ज्यादा काम देखना है वो गांव की ग्रोथ के माध्यम से अपने बैंक का विकास आप कैसे कर सकते हैं वो आपको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये चीजें आपके लिए यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ आप देखिए, ऑफिसर स्केल 1 पे हैं आप एज अ पीओ, देन आप असिस्टेंट मैनेजर गए, फिर डेप्यूटी मैनेजर आप गए, फिर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और फाइनली आप जनरल मैनेजर की पोस्ट में पहुंचते हैं अगर आप आरआरबी पीओ के थ्रू अपना कैरियर यहां पे देख रहे हैं तो। नेक्स्ट पे आते हैं आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क सेम, देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे ये आपका इंक्रीमेंट का साइकिल दिया हुआ है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी इनिशियल सैलरी होती है वो लगभग आपकी 30 से 32 हजार के बीच में होती है अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क को ज्वाइन करते हैं तो। 30 हजार से 32 हजार के बीच में इनिशियल लेवल पे आपकी होती है। वो भी थोड़ा सा प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पे है। कम ज्यादा सैलरी हो सकती है, कम नहीं होती है, ज्यादा ही होती है। राइट, ठीक है। तो 30-32 हजार आपको मिनिमम तो मिलेगा ही। वर्किंग आपकी बिल्कुल सेम है, ध्यान रखिएगा। आपको वो सारी चीजें करनी होंगी जो एक एसबीआई क्लर्क करता है, जो एक आईबीपीएस क्लर्क करता है। गांव में आप हैं तो थोड़ा सा आपकी वर्किंग थोड़ी एडिशनल हो जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी लोन प्रोसेसिंग होती है ना, फार्मर का हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उनको लोन की सुविधा कितनी आसानी से दे सकते हैं, उनको पैसा निकालने की सुविधा, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अंगूठे से भी काम चलता है, साइन से बहुत हल्का साइन वो करते हैं, तो प्रोसेसिंग उनकी कितनी आसान हो जाए ये आपको इंश्योर करना होता है कि आप गांव वालों की इसमें मदद कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
और इस पे अगर मैं ग्रोथ देखूं तो देखिए ग्रोथ आपका सेम है, पहले आप क्लरिकल लेवल पे हैं, क्लरिकल से आप एएम बनेंगे, फिर डीएम बनेंगे, फिर बीएम बनेंगे, एसबीएम फिर बनेंगे सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर आप चीफ मैनेजर बनेंगे, फिर आप यहां पे बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और फाइनली आपका जो पोस्ट होगा वो जनरल मैनेजर। इट टेक्स अ टाइम, लेकिन वो भी आपकी वर्किंग पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आईबीपीएस एसओ, देखो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आपकी पोस्ट होती है, ध्यान रखिएगा। इस पे मैंने आपको जो है वो इनिशियल लेवल पे बता दिया है कि आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 10 लाख के पैकेज पे बनती है, राइट। ठीक है, मतलब 9 से 10 लाख के पैकेज पे आप एसओ की पोस्ट में जाते हैं। स्केल 2 आपका तब होता है जब आप स्केल 1, जैसे लेट सपोज मान लीजिए मैं बैंक में ऑलरेडी पीओ हूं या एएम की पोस्ट में हूं, तो इंटरनल जो एग्जाम्स होते हैं जाइब काइब के थ्रू, एक जाइब काइब का एग्जाम होता है, JAIIB, राइट, ठीक है, या CAIIB, इसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट लेवल के जो प्रमोशंस होते हैं वो इन एग्जाम्स पे डिपेंड करता है। तो जब आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं तो आप स्केल 2 में पहुंच जाते हैं, स्केल 3 में पहुंच जाते हैं, उसकी भी यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्स आपके होते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, तो आपके इनिशियल लेवल पे जो सैलरी होती है वो लगभग 8 से 10 लाख के पैकेज में होती है, अगर आप एसओ के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो। अब देखिए एसओ में मैंने आपसे बताया था अलग अलग यहाँ पे पोस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईटी ऑफिसर ज्वाइन करूं, तो आईटी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए मुझे लेट सपोज डेटा मेंटेनेंस, जैसे बैंक में डेटा मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया, राइट। नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो वो भी ध्यान में देना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत सारे बैंक के काम ऑनलाइन तो होते ही हैं और उसके लिए आईटी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो वो एसओ के थ्रू आईटी स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं और उनके साथ फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ। एएफओ इज मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल लोन एंड प्रमोशन ऑफ द रूरल फाइनेंसिंग। ही और शी ऑल्सो डज इंस्पेक्शन ऑफ लोन सैंक्शन। मतलब एएफओ का मेन काम, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोन की ही प्रोसेस होती है, आपने देखा होगा बैंक में ज्यादा एक जो मतलब बैंक का एक जो ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन भी होता है वो लोन के थ्रू अच्छा हो जाता है। तो स्पेशली गांव में जो होते हैं, राइट, ठीक है, तो एएफओ जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि लोन सही से सैंक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो भी जहां से भी लोन ले रहा है वो ऐसा तो नहीं है कुछ कुछ गड़बड़ कर दे, कुछ घपला कर दे कि अभी तो हमने इनको दे दिया और बाद में पैसा रिकवर ही ना हो। तो ये एएफओ का बेसिकली काम होता है कि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफिसर, देखिए बैंक में नियम कानून भी होते हैं, राइट, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है जहां पे फंड्स हैं वहां पे कानून भी बनेंगे। तो लॉ ऑफिसर हमें रखना पड़ता है ताकि बैंक में जो भी नए नियम कानून या जो भी करंट नियम कानून चल रहे हैं उसका अगर कोई उल्लंघन करे तो उस पर स्ट्रिक्टली जो है ये ऑफिसर्स अपना एक्शन ले सकें, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स को भी वरीयता मिलती है कि अगर आपने लॉ से डिग्री कर रखी है और आप बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आप मतलब बैंक आपके लिए प्रॉपर खुला है, स्वागत है आपका, आप अपनी सेवाएं यहां दे सकते हैं। ठीक है, ओके। एचआर पर्सनल, जैसे बैंक में हर कंपनी में एचआर होता है ऐसे बैंक में भी एचआर होता है, राइट, ठीक है। राजभाषा अधिकारी, ट्रांसलेट, मतलब कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, ठीक है, तो वहां पे राजभाषा अधिकारी की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सारे क्रेडेंशियल्स को मतलब प्रॉपर जो है वो जांच परख ले, कहीं भी कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, जब एक बार उस पर साइन और स्टैंप लग जाता है तो वो बहुत ही वर्थ हो जाती है उस डॉक्यूमेंट की। तो ये जरूरी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। मार्केटिंग ऑफिसर, देखिए चाहे चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आपको अपने बिजनेस को बिल्ड तो करना ही है, और बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो उसमें ये उम्मीद से करेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो। उसके लिए आपको, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप मार्केटिंग ऑफिसर को हायर करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी मार्केटिंग ऑफिसर को हायर करते हैं। उनके स्पेशलाइजेशन में बैंक की ग्रोथ कैसे हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, जैसे अभी अभी हालिया में हमने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, राइट। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसबीआई ग्रोथ नहीं कर रहा है, अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन वो एक ब्रांड से, मार्केटिंग से चीजें और इनहेंस होंगी। तो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर कोई चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ अच्छे से अच्छा होता रहे, इसलिए बैंक में मार्केटिंग ऑफिसर भी हायर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आरआरबी क्लर्क की ग्रोथ तो खैर ये तो मैंने आपको बताई दी। इंश्योरेंस सेक्टर पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे हो गया एलआईसी डबल ए। एलआईसी डबल ए की अगर मैं यहां पे देखूं सैलरी, देखिए
अगर मैं यहाँ पे सैलरी देखूं तो इनिशियल लेवल पे नो डाउट आपका बेसिक पे 32,795 होता है, लेकिन कट पिटा के जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग 55 से 60,000 के बीच में होती है, और वो भी डिपेंड करता है आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे। तो ये अच्छी चीज है कि एज अ LICWO अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपकी सैलरी जो है वो 55-60 के आसपास होती है, तो उससे बेहतर क्या ही चाहिए। बहुत अच्छी चीज होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप डबल एओ पे हैं तो हेल्प टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सुपरवाइजिंग द जनरल फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए LICWO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी जो आपके ऊपर एओ है, आप उनको हेल्प कर रहे होते हैं इंश्योरेंस की ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, किस तरह से आपका बन सकता है, क्योंकि कल को आपको भी एओ की पोस्ट में ही पहुंचना है। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। दे हैव परफॉर्म टास्क, डिपार्टमेंट हेड, ठीक है, वो तो ठीक है। आपको क्लाइंट्स और कस्टमर को तो हैंडल करना ही है, वो चाहे आप बैंक में हो चाहे इंश्योरेंस में हो, ये आपको करना ही है, ये आपका बेसिक टास्क है। इसके अलावा अगर आपको इंस्पेक्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड पॉलिसीज टू फॉर द जॉब ऑफ, ठीक है, तो आपको जो भी करंट पॉलिसीज हैं, ये राइट, और जो भी आपके स्कीम्स अभी चल रहे हैं LIC में, आपको उनको टाइमली क्या कहते हैं इंस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, वो डिस्प्यूट को भी आपको ही हैंडल करना है। मतलब लेट सपोज कि कस्टमर ने कोई पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो भी टाइमली हैंडल हो जाए, टाइमली क्लोज हो जाए, ये भी इंश्योर आपको ही करना होगा एज अ ऑफिसर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लेम्स एंड सेटलमेंट्स, ये भी आपको देखना है कि क्लेम्स एंड सेटलमेंट्स आपके कितने प्रॉपर हो रहे हैं, कितने अच्छे से हो रहे हैं, ताकि कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एज अ LICWO ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रोथ की हम बात करें, सबसे पहले आप LICWO होते हैं, फिर आप AO होते हैं, फिर आप असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर होते हैं, फिर आप डिविजनल मैनेजर होते हैं, फिर आप सीनियर डिविजनल मैनेजर होते हैं, और लास्ट में आप जोनल मैनेजर हो जाते हैं। तो ये आपकी ग्रोथ है अगर आप एज अ LICWO ज्वाइन करते हैं तो, राइट। ठीक है, अच्छी चीज है ये, क्योंकि इसमें आपका मेहनत है, मेहनत से आपको ग्रोथ पानी है, दैट्स इट। इनिशियल लेवल पे देखो, ये तो आपका बेसिक पे हो गया। मैं अगर लमसम में आपको बताऊं तो लमसम सैलरी जो है वो अगेन LICWO क्या कहते हैं डबल में, डबल नहीं असिस्टेंट में 30 से 32 हजार के बीच में सैलरी आपकी लगभग लगभग असिस्टेंट में आपकी होती है। 30 से 32 हजार की सैलरी असिस्टेंट के थ्रू आप पा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। बाकी तो ठीक है, ये तो इंक्रीमेंट का बेस है, इंक्रीमेंट का बेस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। वर्किंग आपका सेम है, कैशियर का आपको वर्क करना होगा, सिंगल विंडो ऑपरेटर, कस्टमर सर्विस, राइट। ठीक है, कैश काउंटर्स आपको LIC के ऑफिस में देखने होंगे, अकाउंट रिलेटेड वर्क आपको करनी होगी, राइट। ठीक है, और सबसे मेन चीज, कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, वो चाहे आप बैंक में हो चाहे इंश्योरेंस में हो, चीजें आपकी बराबर ही होंगी, कोई उसमें खास अंतर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा ठीक है, वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे आप एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं और अभी आप लेट सपोज लोन डिपार्टमेंट में, मतलब सैंक्शनिंग डिपार्टमेंट में, कि कहीं भी कोई स्कीम हो रही है, वो स्कीम आप लोगों को दे रहे हैं, वहां से आपकी आवश्यकता पड़ी कैश डिपार्टमेंट में, तो एज पर रिक्वायरमेंट आपका इंटरनली जो है वो मूवमेंट होता रहता है अगर आप असिस्टेंट के तौर पर LIC को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। LIC असिस्टेंट कंडक्ट डिपार्टमेंटल टेस्ट फॉर द प्रमोशन टू हायर पोस्ट। देखिए ये हमेशा होता है डिपार्टमेंटल टेस्ट, चाहे आपका बैंक का हो चाहे SSC, मतलब SSC मैं कह रहा हूं इंश्योरेंस, चाहे आपका बैंक हो या इंश्योरेंस हो, इंटरनल टेस्ट हमेशा होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, है ना। एक सर्टेन टाइम पे आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, आपको उसको पास करना होता है। अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आप इनिशियल लेवल पे बैंक के अंदर रह के ही प्रॉपर प्रमोशन ले सकते हैं अपनी काबिलियत के दम पे। तो वो आपका बैंक में भी एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए, और प्रमोशन आपके डिपेंड करता है कि आपने वर्क कितना किया है, अनुभव आपका कैसा है, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। NIACL AO ग्रॉस सैलरी 60,000 मेट्रो सिटीज, 60,000 रुपए मेट्रो सिटीज में आपको मिलती है, वो भी एज पर प्लेस आपका कम ज्यादा हो सकता है अगर आप NIACL AO के अधिकारी बनते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। NIACL AO का बेसिकली काम सेम जैसा आपने अभी देखा है कि भाई पॉलिसी मेकिंग आपका काम है, क्लॉजेस देखने हैं, रिस्क प्रपोजल्स देखने हैं, अथॉराइजेशन ऑफ क्लेम्स आपको देखना है, राइट। ठीक है, क्योंकि आप इंश्योरेंस में ही काम कर रहे हैं, तो ये सारी वर्किंग जो आपने LICWO में देखी है, वो सारी वर्किंग आपको NIACL AO में भी करनी होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए।
Employee working as administrative officer have signed a bond and give an undertaking for working with the company for minimum 4 year, including 1 year provision. After this time period is over, the responsibilities of AO increases along with the increment to the NIACL AO salary. यानी आपको यहां पे एक बॉन्ड साइन करना होता है एटलीस्ट 4 ईयर के गैप, मतलब 4 ईयर का आपका ड्यूरेशन होता है, जिसमें 1 साल का आपका प्रोविजन भी होता है, राइट, ठीक है। तो उसमें आपका एक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड इन द सेंस क्यों होता है कि एक प्रकार से ट्रस्ट बना रहे, सिंपल आपका ट्रस्ट बना रहे कि हाँ आप यहाँ पे है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन चीजों को भी शामिल किया जाता है ताकि आप एक भरोसे के जो है वो एम्प्लॉय बने रहें, और जब आप एक टाइम पीरियड यहाँ पे बिता लेते हैं तो अपने आप अपनी ग्रोथ यहाँ पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज भी यहाँ पे NIACL AO में आपको देखने को मिलती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस की के कैरियर को हमें क्यों चूज करना चाहिए, ये बहुत लोगों का सवाल आता है कि भाई क्या है ऐसा, मतलब क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग और इंश्योरेंस के प्रति भागते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 देखिए, नो स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, मतलब कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके पास बीटेक की डिग्री है, बीई है ना, या आपका एमए है, एमएससी है, बीए है, बीएससी है ना, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, दैट्स इट, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बस सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज जो भी यूनिवर्सिटी है वहां से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप प्रॉपर फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड देखिए, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ये चीज तो है, इंश्योरेंस की जॉब में आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, बैंकिंग में भी होता है लेकिन एज कंपेयर टू इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा होता है इंश्योरेंस में, राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, स्टेबल कैरियर, पर्क्स एंड अलाउंसेस, ये बहुत बेस्ट पार्ट है। लेट सपोज SBI PO का भी नोटिफिकेशन आया, मान लीजिए अभी मैं कहूं लेट सपोज जनवरी चल रहा है, जनवरी में नोटिफिकेशन आया, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। फरवरी के लास्ट में आपका प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स होने के 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। मेंस का एग्जाम हुआ, अगर आप SBI PO का है तो आपका फिर 10-15 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद 1 से 1.5 महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन का डेटा आपके पास आ जाएगा। मतलब आप ये मानिए कि 6 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रोसेस हो जाती है और बहुत स्मूथली हो जाती है। ऑनलाइन पेपर होता है, कुछ भी ऐसा दिक्कत ही नहीं होता है कि भाई कहीं से भी पेपर लीक हो जाए या पेपर रुक जाए, ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेबल कैरियर होता है, कैरियर बहुत स्टेबल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं। अलाउंसेस और पर्क्स इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्लस प्रोफेशनल एंड ग्रोथ, मतलब दोनों चीजें हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब का एक बेनिफिट होता है टर्म्स ऑफ आपकी स्टेबिलिटी, दूसरा आपका प्रोफेशनल ग्रोथ कंपनी के, मतलब आप सोचिए ना, एक बैंक में आप जा रहे हैं तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, पब्लिक डीलिंग के लिए आपको प्रोफेशनल तो रहना ही होगा, और प्रोफेशनली आप जितना ग्रोथ करेंगे ये आपके पर्सनल काम को बहुत इंपैक्ट करेगा। मतलब आपकी पर्सनल ग्रोथ तो अपने आप इसमें बढ़ती जाएगी। मतलब पब्लिक डीलिंग आप जितना करते हैं वो आपकी ग्रोथ को डबल लेवल पे एनहांस करता है, जो सामाजिकता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए काफी आवश्यक हो जाती हैं अगर आप बैंक में हैं तो। सोशल मतलब एक्सेप्टेंस, ये देखिए आपके लिए ये तो बहुत कॉमन चीज है कि जब हम बैंक में अधिकारी बन जाते हैं तो वो सामाजिक एक अपने आप लोग एक्सेप्ट करना चाह रहे, भाई लड़का हमारा, हम तो जानते थे कि मेहनत मेहनत कर रहा है तो बन जाएगा। और बैंक में पीओ कोई है कि बैंक में काम कर रहा है, बैंक में अधिकारी है, तो उसको एक अलग नजरों से तो देखा ही जाता है। दूसरा सरकारी जॉब है तो फिर तो खैर बात ही खत्म हो जाएगी। तो वो सामाजिक जो एक एक्सेप्टेंस है वो इसमें बैंक में बहुत अच्छे से आपको मिलती है, ठीक है, ओके। कई ऐसे मिथ हैं जो लोगों को मालूम होने चाहिए, मतलब बैंक और इंश्योरेंस की जब लोग तैयारी करते हैं तो कई ऐसे मिथ हैं जो लोगों को लगता है कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कारण है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दिक्कतें हैं इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आज आप वो मिथ को जान लीजिए, वो सारी मिथ को समझ लीजिए, और मैं आपको बता दूं जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिथ जो है वो वाकई मिथ है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, लोग कहते हैं अरे बैंक एग्जाम बहुत हार्ड होता है क्रैक करने का, अरे भाई 10th का सिलेबस है यार, पढ़ना है आपको, केवल पढ़ना है, और पढ़ना तो हर जगह पढ़ेगा। अगर पढ़ना आपको हार्ड लग रहा है फिर तैयारी मत करिए भाई, है ना, बहुत आसान सिलेबस होता है, बहुत अच्छे से आप मॉक टेस्ट देके अपनी स्पीड पा सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यू डोंट स्टैंड अ चांस इफ योर इंग्लिश लैंग्वेज इज वीक, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका बैकग्राउंड ही हिंदी था, लेकिन उन्होंने जब बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट किया, बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न कुछ ज्यादा थोड़ी ग्रामेटिकल चीजें बेसिक लेवल पे पूछता है,
फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस कनेक्टर हो गया, आपका जो है वो पैरा बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको बस रीडिंग करनी है। रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी, ग्रामेटिकल पार्ट आपका अच्छा हो गया, इंग्लिश आप क्रैक कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट पार्ट होता है कि बैंक में जैसे दो एग्जाम्स मैंने आपको बताए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये दो ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो आरआरबी पीओ के अधिकारी, आरआरबी क्लरिकल के अधिकारी बिना इंग्लिश पढ़े भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं होता है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। वर्किंग प्रोफेशनल कांट क्रैक बैंक एग्जाम एज इट इज टफ। मेरे मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वो टाइम निकाल के, आपको केवल 2 से 3 घंटे ही पढ़ना है। आप सिलेबस जान लिए, आपको कैसे पढ़ना है वो आपको पता चल गया, बस आपको बेसिक फंडामेंटल में 2 से 3 घंटे आप मेहनत करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल आज बैंक में अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। राइट, ठीक है। जितनी जितने ज्यादा घंटे की आप प्रिपरेशन करेंगे उतनी बेटर आपकी प्रिपरेशन होगी। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। मतलब वो जो यूपीएससी का टॉपर जब कोई बनता है और टॉपर बनने के बाद जब वो बताता है कि मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, तो ये जनरली सच नहीं होता है। आपको प्रोडक्टिव पढ़ना है, और प्रोडक्टिव आप 2 घंटे 3 घंटे में भी हो सकते हैं। आपको बस अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता होती है, रूटीन में क्या कहते हैं, फॉलो प्रॉपर करने की आवश्यकता होती है। आप 2-3 घंटे की प्रिपरेशन में भी बैंक एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर ज्वाइन करनी है, ये कोई तर्क नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 10th-12th का आपका सिलेबस है, आपको अगर लग रहा है कि आप खुद से क्रैक कर सकते हैं तो आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी हो सकता है यूपीएससी के लिए थोड़ा टफ हो, लेकिन बैंक के लिए बहुत आसान होती है। तो आप प्रॉपर अगर बेसिक सिलेबस आपने समझ लिया है कि सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, तो आप आराम से बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीड एज मेनी एज बुक एज पॉसिबल टू क्लियर बैंक एग्जाम। ये तो हर जगह मिथ है, ये चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कहीं भी आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये मिथ है। किसी एक बुक को पकड़िए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए किसी एक बुक को पकड़िए या किसी एक टीचर को पकड़िए, ऐसे ही रीजनिंग के लिए किसी एक बुक या टीचर को आप पकड़िए, इनको फॉलो करना आप स्टार्ट कर दीजिए। बस एक सोर्स पे डटे रहिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे किसमें, जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो 10 तरह के सोर्सेस कभी भी वर्थफुल नहीं होते हैं। एक जगह फोकस करिए, डेडिकेशन के साथ फोकस करिए, आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। ओनली पीपल विथ हायर IQ कैन क्रैक द बैंक एग्जाम। अभी हालिया एक बच्चा जो है वो उसने एग्जाम क्रैक किया है, उसका इंटरव्यू भी लगा हुआ है, आप देखिएगा। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल के वीडियो ऑप्शन पे उसका वीडियो है ना। उसमें टाइटल लिखा है कि कहानी आपको रुला देगी लेकिन सुनना जरूर। अभिषेक वर्मा, उन्होंने कहा कि सर मुझे एक टाइम ये था कि सुसाइडल थॉट आते थे। समझ रहे हैं आप, ये बहुत ही एक डेप्थ बात है। मतलब ये एक पीक होता है, किसी इंसान के डिप्रेशन का पीक होता है कि ये थॉट आ रहे हैं। लेकिन आज वो एसबीआई में अधिकारी बन के बैठा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आप सुपर इंटेलिजेंट, आपकी बस कितनी कितने कितनी देर बाद आप जग जाते हैं, कितने समय बाद आप जग रहे हैं, जग के आप पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स इट। जगना मतलब होता है कि आप कॉन्शियसनेस में आ गए, आप सामाजिकता से अवेयर हो गए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हायर इंटेलिजेंट होना, कम इंटेलिजेंट होना एकदम मैटर नहीं करता है। आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सिर्फ मेहनत का मतलब मैटर करता है। आप अगर 60% लाए हैं तो भी आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और 90% लाए हैं तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आप 60% हैं, डेडिकेशन नहीं है तो भी नहीं क्रैक कर पाएंगे, और 100 में 100 आप लाए हैं और डेडिकेशन नहीं है तो भी आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो इंटेलिजेंस तो यहां कहीं बीच में आता ही नहीं है। नेक्स्ट पे आप आइए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लक। अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है। लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। हार्ड वर्क आप करेंगे, लक आपके पीछे चलना स्टार्ट कर देगा। तो आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट करिए, लक आपको प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पे आइए। वर्किंग प्रोफेशनल कांट क्रैक। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि वर्किंग प्रोफेशनल से बेहतर पढ़ने वाले कोई होते नहीं है, और उनके पास क्लियर होता है कि उनको एग्जाम क्यों निकालना है। मतलब लेट सपोज, अगर कोई, तुलना मैं कर रहा हूं, अगर 22-24 साल का बच्चा है, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो शायद उसको वैल्यू नहीं पता कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो क्या है। लेकिन एक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ऑलरेडी 2-3 साल हो गए हैं, उसको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है, कैसे वर्किंग होती है, और वो अगर प्रिपरेशन करने आया है तो उसका फोकस इतना शार्प होता है, और सबसे पहले वही सबसे पहले क्लियर करता है, क्योंकि उसको रीजन क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट में क्यों जाना है। राइट, तो ये तो कहीं से कोई तर्क ही नहीं हो कि वर्किंग प्रोफेशनल क्रैक नहीं कर सकते हैं।
बैंक एग्जाम इज द एंड ऑफ योर वर्ड, ऐसा भी नहीं है, राइट, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको बैंक के अंदर मिलती हैं, राइट, ठीक है। और अगर आपसे ये क्रैक नहीं होता तब भी आपको, अगर लेट सपोज अगर आप तैयारी करने आए, अब मैं वही कह रहा हूं कि चीजें आसान है अगर आप आलस नहीं किए तो। अगर आप आलस कर जाएंगे तो आपको दिक्कतें यहां भी होंगी। तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आपका एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। इट्स बेटर इफ यू हैव बैकग्राउंड इन कॉमर्स, ये आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक चीज नहीं है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, आपको डेटा आ रहा है, आपको फाइनेंस आ रहा है, कोई आवश्यक नहीं, वो आप वहां जाके सीख लेंगे। ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, जो पीओ प्रोविजन टाइम होता है, वो यही तो होता है कि आपको ट्रेन किया जाएगा। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से, आप सिर्फ आर्ट बैकग्राउंड से, आपको नहीं पता कुछ भी, तो आपको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग का समय आपको मिलेगा ताकि आप प्रॉपर सीख पाए। तो एकदम आवश्यक नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, कुछ भी डिपेंड नहीं करता। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। तो काहे का वेट करना है भाई। अब एक चीज और कि क्या हमें हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से करनी है क्या? नहीं। आपको किसी भी एग्जाम की, चाहे एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी डब्ल्यू, एलआईसी असिस्टेंट, आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सबका सिलेबस जो है वो लगभग सेम होता है। सिलेबस लगभग सेम होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न लगभग सेम होता है, क्वेश्चन पैटर्न भी लगभग सेम होते हैं, इवन टाइम लिमिट भी लगभग सेम होती है। आप जान लीजिए क्या सेम नहीं होता? डिफिकल्टी लेवल। क्या डिफरेंस होता है डिफिकल्टी लेवल में? एसबीआई पीओ में जो आपका प्रॉफिट लॉस आएगा थोड़ा हार्ड लेवल आ सकता है, एसबीआई क्लर्क में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो थोड़ा इजी लेवल हो सकता है। तो केवल डिफरेंस होगा आपके क्वेश्चंस का, बाकी सब का सब आपका क्या होता है? सेम होता है। तो आप अगर एग्जाम जो भी आपका सिलेबस है, लेट सपोज आप एसबीआई पीओ का सिलेबस गूगल में सर्च करिए, एसबीआई पीओ का सिलेबस आप देख लीजिए, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, इन सब में आपके काम आ जाएगा, राइट। तो सिलेबस बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। आपके लिए बेस्ट पार्ट सबसे ज्यादा यही है क्योंकि जितनी वैकेंसीज मैंने बता दी हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारे एग्जाम्स को एक सिलेबस में ही क्रैक कर सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप एलिजिबल हैं बैंक में अप्लाई करने के? देखिए, अगर आप बैंक पीओ का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, अगर आप पीओ में एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 से 23 साल, सॉरी 30 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 होनी चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम एकदम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पे प्रॉपर मिलता है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए डिग्री की, वो सिर्फ और सिर्फ कि आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, और वो कहीं से भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी डिग्री हो चल जाएगी। तो ये आपके लिए बैंक पीओ में ये फॉर्मेट होता है। क्लैरिकल की अगर मैं बात करूं तो क्लैरिकल में आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल होती है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री अगर आपके पास है तो आप आराम से क्लैरिकल लेवल का फॉर्म भी यहां पे प्रॉपर भर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ओके। एओ की एलिजिबिलिटी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंश्योरेंस के एग्जाम की एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। ये एलआईसी के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, एनआईएसीएल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और बस यही चीजें हैं। सो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। सारे सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया कि किस तरह से आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको ग्रोथ मिलेगी, इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे ग्रोथ मिलेगी, वो सब मैंने आपको बता दिया। आप मुझे इसी चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूं। मेरा नाम अर्पित सोहगौरा है और मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और इंश्योरेंस पे रीजनिंग पढ़ाने का। मेरे कई सारे बच्चे आज बैंकिंग इंश्योरेंस में बहुत अच्छे से जो है वो अपनी जॉब कर रहे हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और रीजनिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि आप आंख बंद करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी सुपर इजी मैं करने वाला हूं। और जो आपका प्रीलिम्स में 35/35 आता है, तो मैक्सिमम बच्चे, ऑलवेज मेरे पढ़े बच्चे, उनका स्कोर तो 32 प्लस तो होता ही है, और 35 तो बहुत कॉमन नंबर है। तो आप मुझे इसी चैनल पे सुबह 10 बजे फॉलो कर सकते हैं, राइट। और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बैंकिंग वाला आपके साथ है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।